Hello student, welcome back to EduPace Education Una. I am निशांत भारद्वाज. जैसा कि हम पिछली वीडियो से आपको क्वेश्चन करवाते हुए आ रहे हैं, मोस्ट एक्सपेक्टेड 100 क्वेश्चंस, जिसमें हमने अभी तक 30 क्वेश्चंस आपके पास इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के देख लिए, 45 क्वेश्चन हमने फिजिकल केमिस्ट्री के कर लिए. तो आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूँ ऑर्गेनिक के कुछ क्वेश्चंस फ्रॉम जीओसी, हाइड्रोकार्बन एंड जीओसी का कुछ इफेक्ट्स वाला, कुछ प्यूरिफिकेशन वाला टॉपिक. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. चलिए, तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके पास. आपके पास सेपरेशन टेक्निक से क्वेश्चन दे रखा है कि आपके पास कुछ कंपाउंड्स हैं, इन कंपाउंड को आप किस मेथड से सेपरेट कर सकते हो. तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आपको कंपाउंड का स्ट्रक्चर, उनका बॉइलिंग पॉइंट, उनकी नेचर, उनकी सॉल्युबिलिटी एंड उनका वोलेटाइल होना, कम वोलेटाइल होना, इन सब के बारे में आइडिया होना चाहिए. तो चलिए सबसे पहले देखते हैं क्लोरोफॉर्म एंड एनिलीन के बारे में बोला गया है. तो आप सबको याद होगा कि जो क्लोरोफॉर्म है उसका जो फॉर्मूला है वो क्या होता है, CHCl3. याद है क्लोरोफॉर्म, CHCl3. एंड जो एनिलीन होता है वो आपके पास एक एरोमेटिक कंपाउंड बेंजीन रिंग और उसके एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके हमने क्या लगाया, NH2. देन तो अब आपको इतना ध्यान होगा कि हम सब जब ऑर्गेनिक में मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट पढ़ते थे तो उस पॉइंट पे हम बोलते थे कि हमारे पास जैसे जैसे हाइड्रोकार्बन वाला पार्ट या एल्काइल ग्रुप वाला पार्ट या एराइल एरोमेटिक रिंग वाला पार्ट बढ़ता जाएगा, मॉलिक्यूलर मास भी बढ़ेगा. मॉलिक्यूलर मास बढ़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा. तो मुझे इनका बॉइलिंग पॉइंट नहीं याद है, बट कंसेप्ट से मुझे ये पता है दोनों में बॉइलिंग पॉइंट के बेसिस के ऊपर क्या आएगा, डिफरेंस आएगा. तो अगर इन दोनों में बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस होगा तो आपने डिस्टिलेशन की प्रोसेस सुनी. डिस्टिलेशन 3 टाइप, एक होती है सिंपल डिस्टिलेशन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन और एक होती है स्टीम डिस्टिलेशन. और सिंपल डिस्टिलेशन हम तब करवाते हैं जब दो आपके पास मिसिबल लिक्विड्स में टेम्परेचर की काफी रेंज देखने को मिले. फ्रैक्शन डिस्टिलेशन तब करवाते हैं जब टेम्परेचर रेंज बिटवीन टू इमिसिबल लिक्विड्स क्या होगी, कम होगी. एंड स्टीम डिस्टिलेशन तब करवाई जाती है जब कंपाउंड आपका वोलेटाइल होता है. तो अभी मेरे पास यहाँ पे कंपाउंड जो दिख रहे हैं वोलेटाइल तो है, वोलेटाइल है, बट इनका मॉलिक्यूलर मास क्या है, ज्यादा है, जिसकी वजह से दोनों के बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस है. अगर दोनों के बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस है तो मैं बोलूंगा कि आप इनमें क्या करवाएंगे, डिस्टिलेशन करवाएंगे. क्या करवाएंगे आप यहाँ पे, डिस्टिलेशन. सेकेंड इज बेंजोइक एसिड एंड नेप्थलीन. नेप्थलीन सबको पता है कि हमारे पास नेप्थलीन सब्लिमेशन की प्रोसेस के अंडर जाता है, ये सबलाइन हो जाता है. क्या हो जाता है, ये सबलाइन हो जाता है. तो अगर एक सबलाइन है और बेंजोइक एसिड जो है आपके पास, बेंजोइक एसिड अगर आप इसकी प्यूरिफिकेशन करवाओगे, बेंजोइक एसिड और सबलाइन की हीटिंग करोगे तो जो नेप्थलीन है ये आपके पास क्या हो जाएगी, सबलाइन हो जाएगी. और आपके पास जो क्रिस्टल्स होंगे किसके, बेंजोइक एसिड, वो आपको मिल जाएंगे. तो इसका मतलब है बेंजोइक एसिड एंड नेप्थलीन के लिए हमें क्या करवानी पड़ेगी, क्रिस्टलाइजेशन. नेक्स्ट इज वाटर एंड एनिलीन. तो अभी देखा हमने एनिलीन, ये क्या है आपकी एनिलीन, एक आपके पास वोलेटाइल कंपाउंड होता है, मतलब जल्दी इवेपोरेट हो जाएगा. और आपके पास जो वाटर है ये भी क्या है आपके पास, क्या है, वाटर भी क्या है, वोलेटाइल. अब दोनों की नेचर क्या है, वोलेटाइल. दोनों में जो बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या है, कम. तो इनको हम किस कैटेगरी में रखेंगे, इन्हें हम रखेंगे कि इनमें क्या हो जाएगी, स्टीम डिस्टिलेशन. नेप्थलीन है एंड सोडियम क्लोराइड. अब सोडियम क्लोराइड नमक भी आपके पास क्या है, पाउडर फॉर्म में है. नेप्थलीन को भी मैं क्या करता हूं, बिल्कुल उसको पाउडर फॉर्म में आपके पास रख देता हूं. उसको क्या करके आपके पास पाउडर फॉर्म में क्रश करके आपके सामने रख देता हूं. तो आपके पास दोनों ही सॉल्ट की फॉर्म में. अब दोनों को मैंने क्या करा, मिक्स करा. अब मिक्स करके हीटिंग करेंगे तो आपको पता है जो NaCl होगा वो हीट नहीं होगा, जबकि जो आपके पास नेप्थलीन है वो उसकी क्या हो जाएगी, सब्लिमेशन. तो यहां पे मैं नेप्थलीन और सोडियम क्लोराइड के लिए क्या करवाऊंगा, सब्लिमेशन.
तो बच्चों आपका आंसर क्या बन जाएगा कि हमने क्लोरोफॉर्म और एनिलीन की डिस्टिलेशन करवाई, बेंजोइक एसिड एंड नैप्थलीन की हमने करवाई क्रिस्टलाइजेशन, एंड वाटर एंड एनिलीन की करवाई हमने सब स्ट्रीम डिस्टिलेशन, एंड लास्ट में नैप्थलीन एंड हमने सोडियम क्लोराइड दैट इज NaCl इसके लिए क्या करवाई, सब्लिमेशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टेक्निक अमंग द फॉलोइंग इज मोस्ट एप्रोप्रिएट इन सेपरेशन ऑफ ए मिक्सचर ऑफ 100 मिलीग्राम ऑफ पैरानाइट्रोफिनोल एंड पिक्रिक एसिड। अब जहां तक आप लोगों को याद होगा कि हमने एल्कोहल्स में एक पढ़ा था ऑर्थोनाइट्रोफिनोल और एक पढ़ रखा है हमने पैरानाइट्रोफिनोल। तो दिस इज आवर पैरानाइट्रोफिनोल। क्या है ये, पैरानाइट्रोफिनोल है, और ये वाला क्या है आपके पास, ऑर्थोनाइट्रोफिनोल है। क्या है ये, ऑर्थोनाइट्रोफिनोल। जो ऑर्थोनाइट्रोफिनोल है इसमें इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, हाइड्रोजन इंट्रा हाइड्रोजन मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग, जबकि इसमें होती है इंटर। तो आप लोगों को पता होगा इंटर का मतलब जब हम ऐसे दो मॉलिक्यूल को आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग से जोड़ेंगे, एंड यहां पे इंटर का मतलब होता है विद इन द मॉलिक्यूल ही क्या स्टार्ट हो जाएगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्टार्ट हो जाएगी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में। अब कंपैरिजन है आपके पास पिक्रिक एसिड के साथ, और क्या है, पिक्रिक एसिड। पिक्रिक एसिड क्या होता है, फिनोल सेकंड पोजीशन, फोर्थ पोजीशन एंड सिक्स्थ पोजीशन। यहां पे क्या लगा होता है, NO2 ग्रुप लगा होता है। देखिए अगर ऑर्थोनाइट्रो और पैरानाइट्रो को आपने सेपरेट करवाना है तब तो इनके लिए यूज होती है आपके पास स्टीम डिस्टिलेशन। ठीक है, क्या यूज करते हैं इसके लिए, स्टीम डिस्टिलेशन यूज करते हैं। जबकि अगर मैंने आपके पास सेपरेट करवाना है इन दोनों को, तो याद रखना है आपने कि पैरानाइट्रोफिनोल जिसमें इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, ये आपके पास नॉन वोलेटाइल बन जाता है, क्योंकि इसकी पैकिंग अच्छी हो गई। पैकिंग अच्छी हो गई तो मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से ये क्या है, नॉन वोलेटाइल। सेम आपके पास ये भी क्या है, नॉन वोलेटाइल। क्या है ये, नॉन वोलेटाइल। तो ऑप्शंस पे चलते हैं। स्टीम डिस्टिलेशन करवाएंगे, नहीं। सब्लिमेशन करवाएंगे, नहीं। आप इसे सिलिका जेल पे लगाएंगे, नहीं। क्रोमेटोग्राफी की टेक्निक होती है, बट थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी यूज की जाती है जब आपके पास दो मॉलिक्यूल ऐसे आ जाएं जिनमें आपके पास नॉन वोलेटाइल नेचर प्रेजेंट हो। तो नॉन वोलेटाइल नेचर के लिए स्पेसिफिकली हम क्या यूज करते हैं, आपकी TLC प्लेट दैट इज थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। क्या यूज करते हैं हम, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये आपके पास थिन प्लेट क्रोमेटोग्राफी की ही टेक्निक मेंशन कर रखी है। इसमें हमारे पास बोल रहा है कि आपके पास 3 ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है ABC वर अलाउड टू रन इन अ थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी यूजिंग हेक्सेन। तो यहां पे जो सबसे पहले हेक्सेन मेंशन कर रखा है वो हेक्सेन आपके पास सॉल्वेंट है। क्या है, सॉल्वेंट। यहां पे सॉल्वेंट एक्ट करता है आपका मोबाइल फेस की तरह। मोबाइल फेस मतलब आपके पास जो चीज क्या करेगी, मूव करेगी। ठीक है, एंड गिव द फॉलोइंग रिजल्ट, और कुछ रिजल्ट बना के दिए। सबसे पहले समझेंगे कि जब आपने ये थिन प्लेट बनाई होगी, थिन प्लेट आपके पास एक शीट होती है, ग्लास की शीट, उसको यूज किया जाता है। तो यहां पे आपने एक रेफरेंस लाइन ली होगी, उस रेफरेंस लाइन पे आपने यहां पे मिक्सचर ऑफ ABC रखा। क्या रखा है, मिक्सचर ऑफ ABC। यहां पे आपने एक ही पॉइंट पे ABC को मिक्स करके रख दिया। अब इस प्लेट को उठा के आपने इस बीकर में रखा, जिस बीकर में आपका कौन सा सॉल्वेंट प्रेजेंट है, हेक्सेन प्रेजेंट है। अब ये जो हेक्सेन है ये आपके पास धीरे 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 धीरे, जैसे कि इसकी नेचर है वोलेटाइल नेचर है, तो ये क्या करेगा, या तो वेपर्स की फॉर्म में, अगर आपके पास प्लेट के ऊपर सिलिका जेल लगाई है या पेपर है,
तो वो उसी पेपर के अकॉर्डिंग क्या करेगा, ऊपर की तरफ को मूव करेगा। तो जैसे जैसे ये मूव करता जाएगा, आपके पास ये जो 8 सेंटीमीटर बता रखी है, ये सोलवेंट की मूविंग फेस बता रखी है कि ये सोलवेंट इतना मूव हो। अब दूसरी चीज देखिए, 2 सेंटीमीटर जाने पे ये सी सेपरेट हो गया, 4 सेंटीमीटर जाने पे आपके पास बी सेपरेट हो गया, एंड 6 सेंटीमीटर जाने पे कौन सेपरेट हुआ, ए सेपरेट हो गया। अब इसका एक फॉर्मूला है जिसके बिहाफ के ऊपर आप ये बता सकते हो कि इसकी आरएफ वैल्यू कितनी आएगी। वो आरएफ वैल्यू हमें क्या बताएगी कि जितनी आपकी कम, ठीक है, मैं यहां पे इस तरह से लिख रहा हूं आरएफ का, लेस द वैल्यू ऑफ आरएफ, जितनी लेस आरएफ की वैल्यू होगी, मोर पोलर विल बी द कंपाउंड, उतना ही पोलर आपके पास वो कंपाउंड प्रेजेंट होगा। तो हम इसका एक फॉर्मूला लिखते हैं। आरएफ का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है, जो आपके पास एबीसीडी है, डिवाइड बाय डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द हेक्सेन, जो आपके पास यहां पे क्या है, सॉल्वेंट। तो आप इन दोनों को क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। ऐसा क्वेश्चन मैंने जानबूझ के करवाया क्योंकि ऐसे क्वेश्चन के आने के चांस। तो देखिए, अगर मैं आर एफ वैल्यू सी के लिए निकालता हूं तो सी का डिस्टेंस कितना है, 2, सॉल्वेंट का डिस्टेंस 8। ऐसे ही अगर मैं आर एफ बी के लिए निकालू तो वो कितना होगा, 4 डिवाइड बाई 8। अगर मैं आर एफ वैल्यू ए के लिए निकालू तो वो कितना होगा, 6 डिवाइड बाई 8। वैसे आप इनको डिवाइड करके देख सकते हो। तो जब आप डिवाइड करोगे तो आपके पास आर एफ की वैल्यू आ जाएगी। आर एफ की वैल्यू क्या बताएगी, जितना कम आर एफ उतनी ज्यादा आपका कंपाउंड क्या होगा, पोलर होगा। तो अगर मैं इसी के बेसिस के ऊपर बात करूं तो जब आप इसे डिवाइड करोगे तो ये कितना आएगा, 0.25, ये चला जाएगा 0.7 के आसपास, और ये चला जाएगा आपके पास ये जाएगा 0.5, है ना, 1 डिवाइड बाई 2 0.5, और ये जाएगा 0.7 के आसपास। तो ये बन जाएगा आपके पास 0.25, 0.5, 0.7। तो सबसे कम किसका आ रहा है, 0.25 कम आ रहा है। तो इसका मतलब कि हमारे पास मोस्ट पोलर कौन होगा, आपके पास सी होगा। कौन होगा मोस्ट पोलर, आपके पास सी होगा। डन। चलिए, तो इस वे से आप आरएफ कैलकुलेट करके क्या कर सकते हो, मोस्ट पोलर बता सकते हो। मान लीजिए कल आपको पेपर में मोस्ट पोलर नहीं पूछता है, वो सिर्फ इनका आरएफ ही कैलकुलेट करता है। तो आरएफ का फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। Which of the following statement is not true about the partition chromatography? तो पार्टीशन बोलते हैं, पेपर क्रोमेटोग्राफी का ही नाम है। तो बोले कौन सी स्टेटमेंट ट्रू नहीं। पहले तो मैं सी स्टेटमेंट को ट्रू करता हूं क्योंकि यहां पे बोला है पेपर क्रोमेटोग्राफी एज एन एग्जांपल ऑफ पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी, जो कि बिल्कुल बात सही है। फर्स्ट स्टेटमेंट बोल रहा मोबाइल फेस कैन बी गैस, मोबाइल फेस आपकी गैस हो सकती है, बिल्कुल। मोबाइल फेस लिक्विड हो सकता है, तो ये भी बात सही है, ठीक है। सेपरेशन डिपेंड अपॉन इक्विलिब्रियम ऑफ सोल्यूट बिटवीन ए मोबाइल एंड स्टेशनरी फेस, ये भी पॉइंट सही है कि जब आप इनकी सेपरेशन करवाओगे वो डिपेंड करेगी सोल्यूट के ऊपर, जो कि आपका क्या करेगा, मूवेबल होगा। स्टेशनरी फेस, जो फेस आपने रोक के रखा है, वो फाइनली डिवाइड सॉलिड एड्सॉर्बेंट, मतलब ये बोल रहा है कि जो स्टेशनरी फेस होगा वो फाइनली डिवाइड होगा सॉलिड एड्सॉर्बेंट, जबकि ये गलत है। क्या होता है, नॉट फाइनली डिवाइडेड होता है। ये मे और मे नॉट वाली कंडीशन होती है कि वो आपके पास फाइनली डिवाइडेड हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, पर इन्होंने बोला कि वो फाइनली डिवाइड होगा सॉलिड एड्सॉर्बेंट में, जो कि बात क्या है आपकी गलत है। ये आपके पास लाइनें हैं जो आपको एज इट इज इन मेथड्स की याद करनी पड़ेगी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास एस्टिमेशन का। इसमें मैं आपको एक ट्रिक बता के जाऊंगा जिसमें आपने याद रखना है कि अगर आपके पास कभी भी एस्टिमेशन हेलोजन्स की आ जाए, हेलोजन में बेसिकली क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन की आएगी।
आइदर आपके पास क्या हो, मान लीजिए एस्टिमेशन ऑक्सीजन की आ गई, कार्बन की आ गई, सल्फर की आ गई, हाइड्रोजन की आ गई, किसी की भी एस्टिमेशन आए तो आप एक जनरल फॉर्मूला यहां से याद करके जाएंगे। क्या बोल रहा हूं मैं कि मान लीजिए आपके पास एस्टिमेशन आ गई, जैसे यहां पे एस्टिमेशन ऑफ किसकी दे रखी है, ब्रोमीन की। ऐसे सपोज करना आपके पास एस्टिमेशन आ गई क्लोरीन की, आयोडीन की, ऑक्सीजन की, सल्फर की, कार्बन की, हाइड्रोजन की, तो आप इन्हें एक ही फॉर्मूले से क्या कर सकते हो, याद रख सकते हो। देखिए जैसे यहां पे ब्रोमीन के लिए बोला है तो मैं लिख देता हूं कि परसेंटेज ऑफ क्या बतानी है मुझे, ब्रोमीन बताना है। तो परसेंटेज ऑफ ब्रोमीन क्या होगा, देखिए सबसे पहले आएगा एटॉमिक मास। किसका एटॉमिक मास, आपके पास ब्रोमीन का एटॉमिक मास, डिवाइड करेंगे। अब देखो ब्रोमीन अकेला तो प्रेजेंट नहीं होगा, ब्रोमीन के साथ कुछ ना कुछ कंपाउंड प्रेजेंट होगा। जैसे कि यहां पे इन्होंने बोला है कि ये AgBr, क्या है ये AgBr, तो Br AgBr, अगर Cl होता तो AgCl होता, अगर Agr आयोडीन होता तो AgI की फॉर्म में प्रेजेंट होना था। तो यहां पे लिख देते हैं मोलर मास किसका, AgBr का, मल्टीप्लाई बाय। अब देखिए यहां पे हमेशा ये दोनों चीजें अब जो अगली नेक्स्ट लिखने जा रहा हूं ये क्वेश्चन में गिवन होगी। पहली चीज क्या गिवन होगी क्वेश्चन में कि जिस मास, किसका मास, ऑफ AgBr। देखिए जिस कंपाउंड का मोलर मास लिया उसका मास भी आपको क्वेश्चन में क्या है, गिवन है। ये हमेशा क्वेश्चन में गिवन होगा। AgCl आएगा तो AgCl का भी गिवन होगा। मास नहीं होगा तो वहां पे आपको मोल्स दे रखे होंगे, तो हम मोल्स और मोलर मास को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, मास निकल जाएगा। नेक्स्ट क्या आएगा, मास, जो कि क्वेश्चन में फिर मेंशन है किसका, ऑर्गेनिक कंपाउंड का, तो मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड ये मेंशन है। ठीक है, ये हर एक केस में आपका क्या रहेगा, मास ऑफ जो भी कंपाउंड का निकालना है जिसकी एस्टिमेशन करनी है वो क्वेश्चन में आएगा, और साथ में मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड क्वेश्चन में आएगा ही आएगा। मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज निकाल रहे हैं तो क्या होगा, 100। अब आप सबको याद होगा ब्रोमीन का मास कितना होता है, 80। AgBr का खुद का Ag का मास होता है 108 और Br का मास होता है 80। मल्टीप्लाई बाय मास ऑफ AgBr क्वेश्चन में गिवन है 0.36 और कंपाउंड का मास गिवन है 0.45, मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये चीज आपको क्वेश्चन में मेंशन है। आप जस्ट क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे और मल्टीप्लाई करके आप आंसर को टैली कर लेंगे। डन है, तो इसका डिवीजन करके आंसर आएगा 34.04%। तो ये आंसर बन जाएगा। अब सपोज करो यहां पे Cl का मास निकालने के लिए दिया तो हम एटॉमिक मास किसका लिखेंगे, क्लोरीन का। मोलर मास कंपाउंड जो मेंशन होगा, BaCl2 दे दिया, ठीक है, या आपका AgCl ही दे दिया तो हम AgCl का मोलर मास यहाँ पे लिख देंगे। मास क्वेश्चन में जरूर मेंशन होगा, जैसे यहाँ पे मास मेंशन था AgBr, तो AgBr का मास होगा ही होगा क्वेश्चन में। मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड 101% क्वेश्चन में होगा, मल्टीप्लाई जस्ट कर देनी है 100 के साथ क्योंकि परसेंटेज निकालनी है, तो आपका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आज दिन तक नीट में कभी ऐसा पेपर नहीं देखा गया है जहां पे एरोमेटिक का क्वेश्चन ना आए। 101% एरोमेटिक का क्वेश्चन देखने को मिलता है। जहां तक आपको ट्रेंड याद होगा स्टेबिलिटी का ऑर्डर, स्टेबिलिटी का ऑर्डर याद होगा। सबसे पहले क्या आता है, एरोमेटिक कंपाउंड्स जो कि सबसे ज्यादा स्टेबल होते हैं, इनके बाद आते हैं नॉन एरोमेटिक एंड इसके बाद आते हैं आपके पास एंटी एरोमेटिक। अगर आपको पहचान करनी सिखाऊं तो आप सबने सुना होगा एरोमेटिक कंपाउंड्स क्या होते हैं जिनमें हक्कर रूल लगता है। हक्कर रूल क्या होता है, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन रूल, इसे बोलते हैं हक्कर रूल ऑफ एरोमेटिसिटी। एंटी एरोमेटिक में 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स का रूल लगता है। अगर बात करें यहां पे हाइब्रिडाइजेशन की तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन होती है sp2, जिसकी वजह से ये कंपाउंड क्या होता है, प्लेनर होता है। ठीक है, प्लेनर है तो 101% किसमें होगा, कॉन्जुगेशन में होगा। इसकी हाइब्रिडाइजेशन भी sp2 होती है और ये भी आपके पास क्या होगा, प्लेनर होगा, और यहां पे भी क्या प्रेजेंट होगी, कॉन्जुगेशन प्रेजेंट होगी। बट जो आपके नॉन एरोमेटिक होते हैं वो नॉन प्लेनर होते हैं,
क्योंकि उनकी जो हाइब्रिडाइजेशन है वो क्या होती है, sp3। तो सबसे पहले आप इजी वे में इनको इस फॉर्म में कैटेगराइज कर सकते हो। और एक एक्स्ट्रा जो मैं बता रहा हूं, हमेशा ओड नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स आ जाए तो वो क्या बन जाता है आपका एरोमेटिक। इसमें नेगेटिव चार्ज को आप इंक्लूड करके बताएं कि आपके पास यहां पे नेगेटिव चार्ज को, क्योंकि नेगेटिव चार्ज एक तो इलेक्ट्रॉन इसका खुद का होगा, एक जहां से उसने छीना है। जैसे क्लोरीन है, क्लोरीन के पास खुद के 7 इलेक्ट्रॉन है, Na के साथ बॉन्ड बनाएगा तो Na का इलेक्ट्रॉन भी लेके आया तो वो 2 इलेक्ट्रॉन बन जाते हैं, जैसे कि आपके इस बी ऑप्शन में दे रखे हैं। तो 2 इलेक्ट्रॉन का मतलब भी क्या होता है, माइनस, दैट मीन पाई बॉन्ड। तो आप इसको इस तरह से याद रखना, ये ट्रिक काम आएगी। एंड यहां पे अगर बात करूं एंटी एरोमेटिक की, तो इसमें इवन नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स होते हैं, पाई बॉन्ड, या आप ठीक है इन्हें याद रखेंगे पाई बॉन्ड, और साथ में नेगेटिव चार्ज को भी काउंट करना है। देन तो ये मेथड होता है जिससे हम एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक को क्लासिफाई कर सकते हैं। तो देखिए अगर मैं यहां पे बात करूं तो यहां पे हाइड्रोजन, यहां पे हाइड्रोजन, 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 तो यहां पे कार्बन के 4 बॉन्ड बन गए, तो मतलब sp3 कैरेक्टर बन गया। यहां पे सिग्मा है, पाई है, सिग्मा है, पाई है, सिग्मा है, और पॉजिटिव चार्ज आ गया तो इसने कॉन्जुगेशन कंप्लीट कर दी। पर यहां पे 2 पाई बॉन्ड्स मिल गए, तो दैट मीन्स ये इवन हो गया। इवन हो गया तो ये क्या बनेगा, एंटी एरोमेटिक बनेगा। तो ये भी गया, ये भी गया। सिग्मा है, पाई है, सिग्मा है, नेगेटिव है, बट एक पाई बॉन्ड है और साथ के साथ यहां पे एक इलेक्ट्रॉन भी प्रेजेंट है, तो मतलब 2 बॉन्ड बन गए, 2 मतलब इवन, तो ये भी एंटी है। बताइए वाला ऑप्शन, सिग्मा, पाई, सिग्मा, और कॉन्जुगेशन पॉजिटिव चार्ज की वजह से भी कंप्लीट जा रही है। एक पाई बॉन्ड है, ओड है, तो आंसर क्या बनेगा, फर्स्ट ही बनेगा। देन तो आप इस इजी मेथड से जल्दी से इन चीजों को एनालाइज भी कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग कार्बोकेटाइन इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर स्टेबिलिटी। ये आपके पास स्टेबिलिटी का ऑर्डर पूछा गया है। अब आधे बच्चे यहां पे जल्दी से क्या करेंगे, जल्दबाजी में इस ऑक्सीजन के लोन पेयर को यहां पे डोनेट कर देंगे और बोलेंगे रेजोनेंस हो गई, क्योंकि पढ़ के बैठे हैं रेजोनेंस तो क्या होती है, सबसे ज्यादा स्टेबल होती है। बट स्टेबिलिटी के चक्कर में आपने एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के ऊपर कौन सा चार्ज बना दिया, पॉजिटिव, जिसकी वजह से ये क्या हो गया, अनस्टेबल। तो जल्दबाजी नहीं करनी है, पहले ध्यान से देखेंगे। अगर रेजोनेंस नहीं हो सकती है फिर क्या हो सकता है, फिर हम कार्बोकेटाइन देखते हैं, कौन सा कार्बोकेटाइन बन रहा है, प्राइमरी, सेकेंडरी या टर्शियरी। क्योंकि हमने पढ़ रखा है टर्शियरी वाला सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, देन सेकेंडरी, देन कौन आता है, प्राइमरी। तो अगर मैं यहां पे बात करूं तो यहां पे 2 डिग्री कार्बोकेटाइन प्रेजेंट है, यहां पे ऑक्सीजन के साथ लगा है, यहां पे 2 डिग्री है बट एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। तो हम यहाँ पे ऑक्सीजन को -I की तरह कंसीडर करते हैं या एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की तरह कंसीडर करते हैं। अब सोचो डेफिशिएंसी आ रखी है मॉलिक्यूल में और आपने उसके साथ एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट लगा दिया, तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट उसको और ज्यादा क्या कर देगा, डिस्टेबलाइज कर देगा। तो यहाँ पे किसी भी तरह का ए वाले में ए सबसे ज्यादा स्टेबल होगा और डिक्रीजिंग ऑर्डर बताना है, तो ये भी चीज का ध्यान रखेंगे। ए सबसे आगे आएगा, क्यों, क्योंकि ए में 2 डिग्री है बट वहां पे कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट साथ में प्रेजेंट नहीं है। बी वाले में बिल्कुल पॉजिटिव चार्ज के नेक्स्ट ही क्या बैठा है, नेगेटिव बैठा है, जबकि यहाँ पे एक कार्बन दूर है, तो मतलब सी ज्यादा स्टेबल होगा किससे, बी से। तो जो आपका आंसर है वो क्या बनना चाहिए, ए सी बी। ए सबसे ज्यादा, देन सी, देन क्या आएगा, बी आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन भी जीओसी के कंसेप्ट का है। क्या बोल रखा है, कह रहे हाइपर कॉन्जुगेशन इज परमानेंट इफेक्ट। बात सही है, जी हाँ बात सही है, क्योंकि एक इफेक्ट दैट इज इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट आपके पास क्या होता है, टेम्परेरी होता है। ये क्या होता है, टेम्परेरी। बाकी सारे क्या होते हैं आपके पास, एक प्लस सी माइनस सी, इसकी कैटेगरी में आता है। ये आपके पास टेम्परेरी है, जबकि बाकी जितने इफेक्ट्स हैं वो आपके पास क्या होते हैं, परमानेंट होते हैं। तो स्टेटमेंट 1 तो क्या है, सही। अब स्टेटमेंट 2 में बोल रहा है हाइपर कॉन्जुगेशन इन इथाइल
केटन। इथाइल कहां से आया? दिस इज अवर इथीन। ये क्या है? आपका इथीन है। हमने इसमें से एक हाइड्रोजन को रिमूव कर दिया इन द फॉर्म ऑफ H नेगेटिव। हाइड्राइड के फॉर्म में क्या कर दिया? रिमूव कर दिया। हाइड्राइड के बनने के बाद ये बन गया CH2 पॉजिटिव, बना CH2 पॉजिटिव। अब आप बोलोगे कि यहाँ पे प्लस साइड, पर प्लस साइड से ज्यादा स्ट्रॉन्ग हाइपर कॉन्जुगेशन होता है, तो ये अल्फा कार्बन है और इसके पास तीन तीन अल्फा क्या बैठे हैं? हाइड्रोजन बैठे हैं। शायद इसी वजह से आप हाइपर कॉन्जुगेशन को देखते हो। तो हाइपर कॉन्जुगेशन के केस में क्या होता है? ये जो CH2 है इसके ऊपर जो चार्ज आ गया बच्चों पॉजिटिव, इसके साथ वाले कार्बन पे तीन तीन हाइड्रोजन बैठे हैं, तो ये कार्बन के पास 4 सिग्मा है। तो मतलब इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी? sp3। अब गलती कहां पे होती है कि जैसे कार्बोकेटाइन के केस में हाइब्रिडाइजेशन चेंज होती है, जैसे फ्री रेडिकल के केस में हाइब्रिडाइजेशन चेंज होती है, हम जल्दबाजी में कार्बोनाइन में भी क्या करके आ जाते हैं? हाइब्रिडाइजेशन चेंज करते हैं। देखिए यहां से हाइड्रोजन बाहर गया क्योंकि कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो जो आपका हाइब्रिड बॉन्ड है वो टूटा, उसकी जगह p ऑर्बिटल बना। पर p ऑर्बिटल में एक कार्बन का इलेक्ट्रॉन है और एक इलेक्ट्रॉन किसका है? हाइड्रोजन का। तो आपके पास हाइब्रिडाइजेशन चेंज नहीं होती है, हाइब्रिड बॉन्ड टूटता है, वापस से प्योर p ऑर्बिटल आता है। तो ये बात सही है, Mt2p ऑर्बिटल ऑफ अनदर एटम। बट ये बात गलत है कि कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन sp2 हो जाएगी, जबकि कार्बन अभी भी क्या है आपका? sp3। तो ये नीट में अक्सर ऐसे क्वेश्चन हमसे पूछ लिए जाते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन का चेंज क्या है केमिकल बॉन्डिंग में से, तो आपने स्टेटमेंट को ध्यान रखना है। तो इसके बिहाफ के ऊपर ये स्टेटमेंट गलत गई और ये वाली स्टेटमेंट 1 ट्रू है और सेकंड स्टेटमेंट आपकी फॉल्स है। ये वाला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, विच ऑफ द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन ए एंड बी। हमें बताना है कि मेरे पास ए और बी में से कौन सा कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल है। तो अगर मैं इस रिएक्शन के टाइप को देखूं तो मुझे लग रहा है कि ये रिएक्शन का जो स्टार्टिंग रिएक्टेंट है वो कुछ ऐसा होगा, रिएक्टेंट ऐसा होगा और इसमें हमने HBr की क्या करवा रखी है? एडिशन करवा रखी है। अब मार्कोनिक है, एंटी मार्कोनिक है, कैसे पता लगेगा? हमें यहाँ पे अगर HMu और मतलब लाइट और पेरोक्साइड बोला होता तब तो हम 101% क्या करते? फ्री रेडिकल मैकेनिज्म लगाते और बना देते एंटी मार्कोनिक का प्रोडक्ट। बट यहाँ पे क्वेश्चन में कार्बोकेटाइन बोल रखा है, तो मतलब रूल कौन सा लगेगा? मार्कोनिक। अगर रूल नहीं भी याद है तो हमें मैकेनिज्म आना चाहिए। जैसे कि मुझे ये पता है कि ये जो ग्रुप है ये आपके पास प्लस आई इफेक्ट का काम करेगा, तो अगर प्लस आई इफेक्ट का काम करेगा, ठीक है यहां तक, तो ये वाला जो बॉन्ड है वो इस तरफ को ब्रेक करेगा, यहां पे चार्ज नेगेटिव और यहां पे चार्ज क्या लेके आएगा? पॉजिटिव। तो ये CH2 CH3 इसके लिए डोनेशन का काम करेंगे। अगर आप हाइपर कॉन्जुगेशन का नाम दे दीजिए, तो आपके पास CH3 CH2 कार्बन पॉजिटिव चार्ज और यहां पे हाइड्रोजन, यहां पे CH2 के ऊपर चार्ज बना नेगेटिव, HBr पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव, क्योंकि Br इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो आपके पास ये CH2 का अटैक हुआ H पॉजिटिव के ऊपर, Br नेगेटिव बाहर, तो फॉर्मेशन हो जाएगी CH3 CH2 और कार्बन पॉजिटिव चार्ज हाइड्रोजन CH3। तो बताइए ये ग्रुप ज्यादा स्टेबल होगा क्योंकि इसके दोनों तरफ डोनेशन वाले ग्रुप बैठे, तो इसका मतलब जो B वाला है वो ज्यादा स्टेबल होगा। अगर B वाला ज्यादा स्टेबल होगा तो फॉर्म रिलेटिवली एट फास्टर रेट, तो वो क्या बनेगा? जल्दी बनेगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ टुवर्ड SN1 रिएक्शन के बेसिस के ऊपर बताना है फॉलोइंग कंपाउंड। देखिए अब अगर मैं बात करूं SN1 रिएक्शन की, तो आप सबको याद होगा कि जो भी हमारे पास SN1 रिएक्शन होती है उसमें जो रेट होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, जैसे ये एल्काइल हैलाइड ही है बट रिंग बनी है तो हम इसे क्या बोलेंगे? एराइल हैलाइड।
तो ये एराइल हैलाइड के ऊपर डिपेंड करेगा, करेगा कि नहीं करेगा। और हमें पता है कि SN2 टू स्टेप रिएक्शन होती है। हाँ जी, ये टू स्टेप रिएक्शन है। टू स्टेप रिएक्शन में जो फर्स्ट स्टेप होता था, फर्स्ट स्टेप क्या होता था, RDS या स्लो स्टेप है, क्योंकि वो रेट डिटरमिनिंग है। क्योंकि पहले स्टेप में आपका कार्बन और Cl का बॉन्ड टूटता था। क्यों? फॉर्मेशन हो जाती थी। क्यों ऐसा होता था? क्योंकि फॉर्मेशन होती है। किसकी फॉर्मेशन? कार्बोकैटायन एज अ इंटरमीडिएट। फिर सेकेंड स्टेप में आपका न्यूक्लियोफाइल आके वहां पे प्लेस करता था। अब अगर मैं यहां पे बात करूं तो फर्स्ट स्टेप के अकॉर्डिंग आपके पास सबसे पहले मैं Cl को रिमूव करने का काम करता हूं। फिर चलते हैं, बेंजाइलिक कार्बोकैटायन है, बेंजाइलिक कार्बोकैटायन है, ये पॉजिटिव आ गया। यहां पे क्या बनेगा आपके पास, Me को बोलते हैं CH3, Et को बोलते हैं C2H5। ये कुछ आपकी टर्म्स होती है जो आपको याद रखनी है। यहां पे Cl, यहां पे बच्चों पॉजिटिव। लास्ट वाले में कोई डोनेटिंग ग्रुप या विड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट नहीं है, तो हम इसको एज इट इज मेंशन करेंगे। ये A है, ये B है, ये C है और ये बच्चों D है। तो अब अगर मैं यहां पे बात करूं, मैंने फर्स्ट स्टेप कर दिया, कार्बोकैटायन स्टेबल कर दिया, पर इनमें भी आपके पास कार्बोकैटायन का ट्रेंड चेंज करेगा, क्योंकि कुछ डोनेशन वाले ग्रुप है, कुछ विड्रॉइंग ग्रुप है। अगर नहीं याद है तो मैं मेंशन करता हूं, जो NO2 होता है ये माइनस M इफेक्ट भी लगाएगा और माइनस I इफेक्ट भी लगाएगा, दोनों ही स्ट्रॉन्ग जाते हैं। OCH3 का प्लस M या जिसे आप प्लस R बोलते हो वो स्ट्रॉन्ग होता है और माइनस I वीक होता है, जबकि Cl का माइनस I स्ट्रॉन्ग है और प्लस M वीक है। यहां पे तो कोई ग्रुप ही नहीं प्रेजेंट है, तो हम देखेंगे कि इन ग्रुप की वजह से आपके पास जो यहां पे बॉन्ड ऊपर कार्बोकैटायन बन रहा है वो स्टेबल है या फिर क्या है, डिस्टेबल। तो अगर आप देख रहे हो, हमें बोले डिक्रीजिंग ऑर्डर, सबसे अच्छा काम कौन करेगा? बी, क्योंकि ये क्या काम करेगा, एक तो डोनेशन का काम कर रहा है, तो कार्बोकैटायन क्या बनेगा, स्टेबल बनेगा। तो यहाँ पे SN1 फास्ट हो। इसके बाद कौन आएगा? यहाँ पे तो दोनों डोनेशन वाले, यहाँ पे एक डोनेशन एक विड्रॉल, यहाँ पे कोई भी प्रेजेंट है तो डी। इसके बाद माइनस M, जबकि यहाँ पे प्लस है, तो C और लास्ट में आएगा A। तो आपके पास जो ऑप्शन है वो क्या बनेगा, BDC। डन है। तो हमेशा क्वेश्चन को इस तरह से अप्रोच लगानी है, टाइम कम लगेगा बट जब प्रैक्टिस करोगे तो आपसे जल्दी क्वेश्चन बनेंगे और पेपर में गलतियों के चांस क्या होंगे, कम। नेक्स्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फाइंड द मेजर प्रोडक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग रिएक्शन। तो हम यहां से क्या करेंगे, आपके पास मेजर प्रोडक्ट बताना। देखिए ऐसा क्वेश्चन आ जाता है जनरल है बट मैकेनिज्म बेस्ड क्वेश्चन है। देखिए सबसे पहले यहां पे आपको एक 5 मेंबर की रिंग दिख रही थी जिसके ऊपर CH3 लगा है, OH लगा है और यहां पे CH3 लगा है। जब बॉन्ड मेंशन होता है तो CH3 क्या दे रखा है, H पॉजिटिव इन वाटर, दैट मींस एसिडिक कंडीशन। OH जो होता है वो एक अच्छा लिविंग ग्रुप नहीं होता है, तो हम OH को एसिडिक मीडियम में प्रोटोनेटेड अल्कोहल या वाटर बना के क्या कर सकते हैं, रिमूव। तो फर्स्ट स्टेप में ये जो ऑक्सीजन के लोन पेयर है ये इस H पॉजिटिव पे अटैक करेंगे। जैसे अटैक करेंगे तो आपके पास फॉर्मेशन हो जाएगी OH2 जो कि पॉजिटिव है और यहां पे क्या है, CH3। अब वाटर एक अच्छा लिविंग ग्रुप है, ये लीव होगा, पर लीव कैसे हुआ, कार्बन का इलेक्ट्रॉन लेके, तो वाटर आपका रिमूव हो गया गुड लिविंग ग्रुप की तरह। पीछे बचा है आपके पास CH3 और यहां पे चार्ज है पॉजिटिव। अब मैं यहां पे रुकूंगा और अपने ऑप्शंस देखूंगा कि मेरे पास यहां पे 3 ऑप्शन में प्लस 6 मेंबर रिंग मेंशन है और एक ही 5 मेंबर है। अगर 5 मेंबर यहां पे होती तो मैं हाइड्रोजन यहां से निकालता तो मेरे पास ये बन जाता बॉन्ड। बट एक चीज हमने सेडजक रूल पढ़ रखा, सेडजक रूल के अकॉर्डिंग आपके पास जो ज्यादा सिमेट्रिकल एल्कीन बनती है वो क्या होती है, मेजर। अब आधे बच्चे यहां पे जल्दबाजी करेंगे और क्वेश्चन को कर देंगे गलत,
क्योंकि हाइड्रोजन डोनेट करने के बाद जो यहाँ पे एल्कीन बचेगी, एक तरफ तो बल्कि ग्रुप आ गया, ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड हो गया, पर दूसरी तरफ तो 2 हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो मुझे इसे करना पड़ेगा रीअरेंज। रीअरेंज कैसे करूंगा? 1 2 3 4 5 6 बाय रिंग ओपनिंग रिएक्शन। क्या करवाऊंगा? यहाँ पे रिंग ओपनिंग करवाऊंगा। जैसे ही रिंग ओपन होगी, कार्बन नंबर 6 के ऊपर चार्ज आएगा नेगेटिव, तो कंफ्यूजन ना हो तो यहां पे लिख देता हूं पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव। फिर इस पार्शियल नेगेटिव का 1 के ऊपर क्या करवा दूंगा? अटैक। तो जिनको कंफ्यूजन होती है वो पहले 6 मेंबर की रिंग बना लेंगे, क्योंकि 6 लिखा है तो मतलब 6 मेंबर रिंग बनेगी। 1 2 3 4 5 6, तो 6 मेंबर की रिंग है। ध्यान से देखेंगे, 2 के ऊपर एक तो CH3 ग्रुप आएगा और यहां पे सेकंड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, क्योंकि जब ये बॉन्ड टूटा तो चार्ज क्या बना होगा? पॉजिटिव बना होगा। और यहीं से आपके पास जो फर्स्ट मेंबर था वहां पे क्या लगा था? CH3। कार्बन के 4 बॉन्ड होते हैं, तो चौथा बॉन्ड किसके साथ होगा? हाइड्रोजन के साथ। तो हम यहां पे इस H पॉजिटिव आयन को रिमूव करेंगे। जैसे ही H पॉजिटिव आयन बाहर जाएगा तो आपके पास चार्ज क्या बनेगा? नेगेटिव। और नेगेटिव और पॉजिटिव में क्या बन जाता है? बॉन्ड। अब बताओ, क्या ये ज्यादा सिमेट्रिकल बना? क्या ये ज्यादा सिमेट्रिकल बनेगा कि नहीं बनेगा? क्या ये ज्यादा सिमेट्रिकल बना? जी हाँ, अब ये ज्यादा क्या बना है? आपका सिमेट्रिकल बना। तो जल्दबाजी नहीं करनी है, क्वेश्चन को अच्छे से समझना है, आपको रूल्स याद रखने हैं। जल्दबाजी करोगे तो ऑप्शंस आपके गलत जाएंगे ही जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Which of the following configuration will be the most stable? आपके पास कौन सी कॉन्फ़िगरेशन सबसे ज्यादा स्टेबल होगी? जैसे कि आपको ये दिख रहा है, ये हमारे पास न्यूमैन प्रोजेक्शंस है। यहां पे आपके पास क्या होता है? हम सो होस्ट टू न्यूमैन क्या करते हैं? कन्वर्जन करते हैं। जो आपको भी दिख रही है ये न्यूमैन है। एक कार्बन बैक कार्बन होता है और एक कार्बन फ्रंट होता है। जो फ्रंट कार्बन है उसको हम सर्कल से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो बैक कार्बन होता है उसको रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि यहाँ पे मेंशन नहीं होता है, पर ध्यान रखना है इस डॉट के साथ क्या करते हैं? उसको मेंशन करते हैं। डन। तो ये आपके पास बैक कार्बन है और ये क्या है? फ्रंट। तो ये बैक कार्बन, डॉट से बैक कार्बन ऐसे मेंशन करना था, ये बैक है और ये क्या है? आपका फ्रंट है। तो ये आपने याद रखना है, इतना है नहीं, जस्ट बता रहा हूं कि आपको याद है। अब इसमें आपको पता है कि मोस्ट स्टेबल क्या होगा। अब देखो, अगर Me मींस CH3, अगर 2 CH3 ग्रुप आपस में पास हों तो वहां पे स्टेरिक हिंड्रेंस होगी, तो हमें इसी स्टेरिक हिंड्रेंस से बचना है। तो इसी स्टेरिक हिंड्रेंस से बचने के लिए मैं इन दोनों ग्रुप को एक दूसरे के कहां पे लेके आऊंगा? एक दूसरे के बिल्कुल एंटी पोजीशन पे लेके आऊंगा। तो एंटी वाली पोजीशन को हम बोलते हैं स्टैगर, और जिसमें दोनों ग्रुप आपस में बिल्कुल पास होते हैं, इसका मतलब एक ग्रुप आगे एक ठीक इसके पीछे। तो अब आपको मेरा पिछले वाला हाथ दिखाई नहीं दे रहा होगा जिसमें मैंने स्टाइलस पकड़ा है, तो इट मींस वो उसके पीछे छुप चुका है। दैट मीन वो कौन सी फॉर्म बनाएगा? एक्लिप्स। ये सबसे अनस्टेबल है और ये सबसे स्टेबल है, क्योंकि यहां पे दोनों बल्कि ग्रुप एक दूसरे के क्या आ जाते हैं? ऑपोजिट आ जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए यहां पे क्वेश्चन मेंशन है फॉर द रिएक्शन, जिसमें आपको एक रिएक्टेंट दिख रहा है और रिएजेंट दिख रहा है Br2 इन यूवी लाइट। अब में जरा आप ऑप्शंस पे ध्यान दीजिए। यहां पे Br को रिंग में लगा दिया गया, यहां पे Br को रिंग में लगा दिया गया, यहां पे Br को रिंग में लगा दिया गया। जब भी हम बेंजीन रिंग में या आपके ऐसी सब्स्टिट्यूटेड रिंग्स में हम एक हेलोजन को इंट्रोड्यूस करते हैं, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं हेलोजिनेशन। क्या बोलते हैं उसे? हेलोजिनेशन। और याद रखना, हेलोजिनेशन करवाने के लिए मुझे लुईस एसिड्स की जरूरत पड़ती है। तो यहां पे क्या लुईस एसिड मेंशन है? लुईस एसिड मेंशन नहीं है। अगर यहां पे लुईस एसिड मेंशन होता तब तो इनके चांसेस होते, बट अब लुईस एसिड नहीं है तो इनके भी बनने के चांस नहीं है। दैट मीन्स कि बिना क्वेश्चन सॉल्व करे मैं बता सकता हूं इसका आंसर क्या होगा? बी। पर आपकी कन्वीनियंस के लिए बता दूं,
जब भी आपको पेपर में लाइट और या 500 टेम्परेचर मिले, हीट मिले, तो उस पॉइंट पे हम एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन करते हैं। क्या करते हैं? एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन। एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन करने के लिए हमारे पास sp3 कार्बन का होना जरूरी होता है। तो एलाइलिक पोजीशन क्या होती है? जैसे सपोज कीजिए ये हैलोजन है, ये हैलोजन एक ऐसे कार्बन के साथ अटैच होगा। देखिए दो तरह की कंडीशन है जो मैंने बनाई है, उसको एक बार समझ लें। देखिए यहां पे हैलोजन एक ऐसे कार्बन पे अटैच है जिसके पास ही डबल बॉन्ड है, इसे बोलते हैं sp2 कार्बन, और ये कंडीशन होती है विनाइलिक। जबकि एक हैलोजन ऐसे कार्बन पे अटैच है जिसके साथ वाले कार्बन पे डबल बॉन्ड है, इसे बोलते हैं sp3। ये कार्बन sp3 है और ये कंडीशन है एलाइलिक। ठीक है, तो इसको बोलते हैं एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन। क्या बोलते हैं? एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन। अगर एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन करवानी है तो इट मींस जो यहां पे आपका ये कंपाउंड दे रखा है, देखिए ध्यान से देखना है, यहां पे ग्रुप को आप अपनी मर्जी से चेंज नहीं कर सकते हैं, ऑर्थो पैरा पोजीशन अपनी मर्जी से नहीं मूव करनी है। तो अब जो Br होगा, देखिए यहां से बॉन्ड हटाते हैं, अगर यहां से मैं ये डीलोकलाइजेशन हटाऊंगा, अगर यहां से मैं डीलोकलाइजेशन हटाऊंगा तो बॉन्ड यहीं पे आएगा। तो ये कार्बन कार्बन का क्या है? डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। इस कार्बन का एक हाइड्रोजन हटा के यहां पे क्या लगाएंगे? Cl लगाएंगे। तो देखिए ये डबल बॉन्ड वाला कार्बन इस कार्बन के साथ क्या लग जाएगा? हमने हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट करके Cl मेंशन है तो Cl लगाओ, Br मेंशन है तो क्या लगाना है हमने? Br। देखिए तो ये कैसी कंडीशन बन गई आपकी? एलाइलिक। तो ये बनेगा इसका फाइनल प्रोडक्ट। तो जहां पे मेंशन है वो आंसर बन जाएगा। तो थोड़ा सा सूझबूझ से करोगे तो क्वेश्चन का आंसर आपका जल्दी सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि आपके पास एक रिएक्शन दे रखी है, इसमें कुछ स्टेप दे रखे हैं, उनका आपको पता होना जरूरी है। जैसे यहां पे एक एल्कीन दे रखी है और ये एल्कीन कैसी है? अनसिमेट्रिकल। तो याद रखना जब भी अनसिमेट्रिकल एल्कीन आ जाए तो वहां पे मार्कोनिक एंटी मार्कोनिक को भूलना नहीं। तो जैसे यहां पे मेरे पास ये कंडीशन दे रखी है B2S6 H2O2 in NaOH, तो मुझे याद आया इसे तो हम बोलते हैं हाइड्रोबोरेशन। लास्ट में जाते जाते आपको हाइड्रोबोरेशन का मैकेनिज्म भी बता के जाऊंगा, यहाँ पे स्पेस कम है, आगे बताता हूं। तो जब भी हाइड्रोबोरेशन आए या ये रिएजेंट आए तो वहां पे एंटी मार्कोनिक एडिशन हो जाती है। क्या हो जाती है? एंटी मार्कोनिक एडिशन। और एंटी मार्कोनिक एडिशन का जो प्रोडक्ट होता है वो बनेगा CH3 CH2 CH2OH। आगे इसका मैकेनिज्म भी बता दूंगा आपको जाते समय। तो बनेगा क्या? PCC। अगला जो रिएजेंट है वो क्या है आपका? PCC। PCC का काम क्या है? PCC हमारे पास माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। इसका काम है कि अगर प्राइमरी अल्कोहल प्रेजेंट है तो ये उसे कन्वर्ट कर देगा एल्डिहाइड में। अगर हमारे पास सेकेंडरी अल्कोहल प्रेजेंट है तो ये उसे कन्वर्ट कर देगा कीटोन में। ये बात याद रखेंगे, प्राइमरी अल्कोहल को कन्वर्ट कर देगा एल्डिहाइड में, सेकेंडरी को कन्वर्ट कर देगा कीटोन में। तो प्राइमरी प्रेजेंट है तो प्राइमरी प्रेजेंट है तो यहां पे क्या बन जाएगा? CH3 CH2 CHO बन गया एल्डिहाइड। अब इस एल्डिहाइड की फर्दर रिएक्शन करवाएंगे हम। मैं ओपन करके बना रहा हूं। रिएक्शन करेंगे लिग्नाट रिएजेंट के साथ। हमें यहाँ पे चार्जेस का क्लियर होना जरूरी है। Br के ऊपर पार्शियल नेगेटिव, Mg के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव एंड CH3 के ऊपर पार्शियल नेगेटिव। इस पार्शियल नेगेटिव का कार्बन के ऊपर करवाएंगे अटैक। तो ये बनेगा CH3 CH2 CO नेगेटिव H और यहां पे लग जाएगा CH3। अब O नेगेटिव है, साथ में क्या आएगा? Mg पॉजिटिव और साथ में Br। लिग्नाट रिएजेंट के बाद आप इसमें वाटर डालेंगे तो आपके पास CH3 CH2 कार्बन CH3 हाइड्रोजन और ये बन जाएगा OH। यहां से बॉन्ड ब्रेक हुआ, इसको हाइड्रोजन मिल गया, इसको OH मिल गया, साथ में बन जाएगा MgOH और साथ में Br। तो ऑप्शन डी। तो सेकेंडरी अल्कोहल की क्या हो गई? फॉर्मेशन हो गई। पर क्यों हुई सेकेंडरी की? PCC से नहीं हुई। हमने क्या डाला है यहाँ पे?
रिग्नार्ड रिएजेंट, जिससे कार्बन का नंबर इंक्रीज हो गया। लास्ट में मैं आपको इसका मैकेनिज्म भी बताते जाऊंगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। ये रिएक्शन मेंशन कर रखी है, ठीक है, ये आपके पास अभी पड़ा, इसे हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोबोरेशन। हाइड्रोबोरेशन में आपका एंटी मार्कोनिक लगता है, एंटी मार्कोनिक, और ये है ऑक्सीमर्क्यूरेशन एंड डीमर्क्यूरेशन। क्या है ये, ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन रिएक्शन, और इसमें हमारे पास होता है मार्कोनिक, इसमें लगता है मार्कोनिक ऑफ रूल। तो बाकी आप प्रोडक्ट हमें इसी के बेसिस के ऊपर आंसर तो मिल गया, ए से मार्कोनिक और बी से एंटी मार्कोनिक। बट यहां पे खास बात बता के जाता हूं, कभी भी, क्योंकि देखो रिएक्टेंट कैसा है, आप यहां पे जल्दबाजी में क्या करोगे, रीअरेंजमेंट की तरफ भाग जाओगे। याद रखना यहां पे ये सेकेंडरी कार्बोकेटाइन ही रहेगा, आप इसे चेंज नहीं करोगे, क्योंकि यहां पे 3 मेंबर की ट्रांजिशन स्टेट बन जाती है, जिसकी वजह से यहां पे जो रीअरेंजमेंट होता है वो पॉसिबल नहीं। ठीक है, तो याद रखना इसमें जो प्रोडक्ट बनेगा मार्कोनिक का वो बनेगा ये वाला, विदाउट रीअरेंजमेंट। ये बात यहां पे इंपॉर्टेंट थी, मैंने आपको क्लियर कर दी। ठीक है, इसकी जगह सिंपल मार्कोनिक करवाना होता तो हम यहां पे रीअरेंजमेंट का यूज करते, सेकेंडरी कार्बोकेटाइन को टर्शियरी कार्बोकेटाइन हम बनाते। बट यहां पे इस बार नहीं करेंगे, क्योंकि 3 मेंबर की ट्रांजिशन स्टेट बनती है, जिसकी वजह से रीअरेंजमेंट क्या हो जाती है, मुश्किल। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस वन, यहां पे जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है रिएक्शन की, ये रिएजेंट। सबसे पहले यहां पे Cl2 और वाटर की आपस में रिएक्शन होगी, जो HOCl बनाते हैं, इसे बोलते हैं क्लोरस एसिड। तो क्लोरस एसिड की फॉर्मेशन आइदर क्या होगा, एरो के ऊपर डायरेक्ट क्लोरस एसिड मेंशन होगा, या आपको Cl2 और वाटर की फॉर्म में H2 या Cl और वाटर की फॉर्म में दिया जाएगा। अब खास बात यहां पे ये है, हम ना जल्दबाजी में ना यहां पे कुछ गड़बड़ करेंगे, और गड़बड़ क्या करेंगे, हम पढ़ के बैठे Cl इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। गड़बड़ यही होगी लास्ट तक भी, Cl को ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव मानेंगे तो चार्ज क्या बना देंगे, नेगेटिव। बट साथ में देखो ऑक्सीजन प्रेजेंट है, यहां पे ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, किससे, क्लोरीन से, क्योंकि ऑक्सीजन का साइज क्या होता है, छोटा। और आपने पॉलिक का स्केल भी पढ़ रखा है, उसमें भी ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.5, जबकि क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.0 होती है। तो इसका मतलब है अगर आपने यहाँ पे चार्जेस गलत लिए तो एडिशन भी क्या करोगे, गलत करोगे। तो रिएक्शन क्या बनेगी, CH3CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस HOCl, पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव, बॉन्ड को तोड़ो, पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव, तो क्या बनेगा CH3CH, यहां पे आएगा OH, और यहां पे क्या बनेगा, ये पार्शियल पॉजिटिव है तो इसके पास OH जाएगा, और यहां पे CH2 के साथ क्या लगेगा, Cl। अगर आप यहां पे क्वेश्चन को गलत करोगे तो क्या बनेगा, अगर सपोज करो आपने यहां पे Cl को पार्शियल नेगेटिव मान लिया होता तो आप यहां पे Cl बना लेते और दूसरी जगह OH, तो आपका क्वेश्चन हो जाता गलत। तो कंसेप्ट के अकॉर्डिंग क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा, आपका बी बनेगा। फिर से Cl यहां पे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है ऑक्सीजन के कंपैरिजन में, तो OH के ऊपर चार्ज क्या बनाया, नेगेटिव, और Cl के ऊपर चार्ज क्या बनाया, पॉजिटिव, तो जिसकी वजह से इसका आंसर ये वाला बनेगा। चलिए अब लास्ट में मैं फटाफट आपको मैकेनिज्म सिखा देता हूं, किसका, हाइड्रोबोरेशन का। चलिए तो यहां पे हाइड्रोबोरेशन देख लेते हैं। हाइड्रोबोरेशन के केस में सबसे पहले देखो BH3 है, और ये आपको B2H6 की फॉर्म में मिलेगा। जब ये BH3 है तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp2 होती है, और जब B2H6 बनता है तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाती है, sp3। ये याद रखना है,
अब चलते हैं मैकेनिज्म में। CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस, मैं ओपन करके बना रहा हूं ताकि आपको बोरोन का खाली p ऑर्बिटल दिख सके। डन। तो ये क्या है, इसका वेकेंट p ऑर्बिटल है। इस वेकेंट p ऑर्बिटल में यहां से बॉन्ड टूटेगा, नेगेटिव, यहां पे पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव, ये नेगेटिव अटैक करेगा और ये हाइड्रोजन जाके इस कार्बन पे बैठ जाएगा। जैसे ये स्टेप हुआ तो बना क्या, CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, बोरोन के पास अभी भी कितने हाइड्रोजन हैं, 2, टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स 3, इट मींस बोरोन के पास अभी भी वेकेंट क्या है, p ऑर्बिटल। अगर अभी भी वेकेंट p ऑर्बिटल है तो आपके पास ये फिर से एल्कीन के साथ रिएक्ट करेगा, और एल्कीन में पता है बॉन्ड टूटेगा पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव। ये नेगेटिव कहां पे जाएगा, वेकेंट p ऑर्बिटल में। वेकेंट p ऑर्बिटल में जैसे गया तो ये हाइड्रोजन कहां पे जाएगा, हाइड्रोजन जाएगा इस कार्बन के पास। तो ये क्या बना देगा, ये बना देगा CH3 CH2 CH2 बोरोन CH2 CH2 CH3, और यहां पे अभी भी हाइड्रोजन, हाइड्रोजन है और बोरोन के 3 बॉन्ड है, इट मीन फिर से वेकेंट p ऑर्बिटल, फिर से एल्कीन आएगी, बॉन्ड टूटेगा पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव की फॉर्म में, और ये जाएगा बोरोन के p ऑर्बिटल में। अगेन ये जो हाइड्रोजन है वो जाएगा आपके पास कार्बन के पास। तो ये बना देगा CH3 CH2 CH2 बोरोन CH2 CH2 CH3 CH2 CH2 CH3। अभी भी बॉन्ड वेकेंट है। अब होगा क्या, अब अटैक होगा H2O2 इन आपका बेसिक मीडियम। तो अभी मेरे पास डोनेट करने के लिए OH नेगेटिव आएंगे, तो अगर OH नेगेटिव आएंगे, यहां से बॉन्ड टूटा, ये टूटा, ये टूटा, 3 बोरोन के बॉन्ड टूटे, तो बोरोन को OH ले लो क्योंकि बोरोन की वैलेंसी 3, तो ये बन जाएगा H3BO3, इसे बोलते हैं बोरिक एसिड, और साथ में 3 मॉलिक्यूल आपके फॉर्म हो जाएंगे एल्कोहल के। इसीलिए मैंने मैकेनिज्म बताया और शॉर्टकट में आपको बता दिया कि आपके पास OH कहां पे गया, जहां पे हाइड्रोजन का नंबर ज्यादा था। नेगेटिव ग्रुप कहां पे जा रहा है, जहां पे हाइड्रोजन का नंबर ज्यादा था। उस स्टेप को हम क्या बोलते हैं, एंटी मार्कोन। तो आप डायरेक्ट भी याद कर सकते हो, और ये मैंने पूरा आपको इसका मैकेनिज्म भी एक्सप्लेन कर दिया। तो आज हम यहां तक डिस्कस करते हैं क्वेश्चंस। आज हमने, जैसे कि आप देख रहे हो, हमने हाइड्रोकार्बन के क्वेश्चंस देखे, जीओसी के क्वेश्चंस देखे, और हमने कुछ इफेक्ट बेस्ड क्वेश्चन करे, कुछ प्यूरिफिकेशन के क्वेश्चन करे। नेक्स्ट वीडियो जो आपके लिए लेके आऊंगा उसमें आपके पास जो क्वेश्चन देखने को मिलेंगे वो +2 वाले क्वेश्चन में से देखने को मिलेंगे। तब तक आपने अपनी नेमिंग रिएक्शंस के ऊपर फोकस करना है, मैकेनिज्म बनाने सीखने हैं, बॉन्ड्स तोड़ने आने चाहिए, और एटलीस्ट ये पता होना चाहिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा किसकी कम है। जितने क्वेश्चंस मैंने करवाए इनको आप प्रैक्टिस करके देखेंगे। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग अस।